अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ज़फ़र मीर आज आपको आर्टिकल रिव्यू के बारे में कुछ मालूमात दूंगा कि कैसे एक रिसर्च आर्टिकल जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है उसका रिव्यू करना है, या आपके पास कोई रिसर्च आर्टिकल आया है उसका आपने रिव्यू करना है। ठीक है, तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे जो आपको माइंड में रखने हैं कि आप किसी भी आर्टिकल का रिव्यू कर सकें। स्पेशली आज का मेरा फोकस होगा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं उनको आपने कैसे रिव्यू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फॉर्मेट की। फॉर्मेट से स्टार्ट करता हूँ। रिसर्च आर्टिकल जो भी आपने पब्लिश करवाना होता है या पब्लिश हुआ होता है उसका एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, वो हेडिंग्स का फॉर्मेट होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट को लिखने का फॉर्मेट होता है, वो टाइटल को लिखने का फॉर्मेट होता है, टेबल्स को फिगर्स को लिखने का फॉर्मेट होता है, वो फ़ॉन्ट साइज़ कितना होना चाहिए, रेफरेंस कैसे लिखने हैं, साइटेशंस कैसे देनी है। हर जर्नल का अपना फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो आपको जो आर्टिकल लिखना होता है वो जर्नल की जो डिमांड होती है उसके मुताबिक आपने आर्टिकल को रिव्यू करना होता है कि क्या कोई आर्टिकल उस जर्नल की रिक्वायरमेंट को जो फॉर्मेट है उसको पूरा करता है कि नहीं करता। ठीक है, या एटलीस्ट अगर आप जर्नल का आर्टिकल रिव्यू नहीं भी कर रहे हैं ना, तो आप एज ए रिसर्चर, एज ए स्कॉलर उसमें यूनिफॉर्मिटी ज़रूर देखें कि जो उसने हेडिंग्स दी हैं टेबल्स की वो तमाम एक तरह की दी हैं। ठीक है, एज ए स्कॉलर आप उसमें यूनिफॉर्मिटी ज़रूर जो है ना वो रिव्यू करें। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ, उन सवालों के आपने जवाब ढूंढने हैं उस आर्टिकल से। अगर तो वो हैं मौजूद चीज़ें तो आर्टिकल अच्छा है, और अगर वो चीज़ें मौजूद नहीं है तो फिर अल्टीमेटली वही उसके वीक पॉइंट्स होंगे जो आप हाईलाइट भी करेंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पर सबसे पहले टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट। टाइटल जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए आपकी स्टडी से। बाज़ दफ़ा टॉपिक कुछ लिखा होता है और जो अंदर है आर्टिकल के अंदर वो कुछ और ऑब्जेक्टिव्स चल पड़ते हैं, किसी और डायरेक्शन में आप डिज़ाइन चूज़ कर लेते हैं, तो टॉपिक जो है ना वो आपकी स्टडी के साथ रेलेवेंट हो। ठीक है, और कोशिश करें कि स्मार्ट किस्म का टॉपिक बनाएं जो मेजरेबल हो, अटेनेबल हो। और उसके बाद टाइटल को जो लिखने का अंदाज़ा, टाइटल आपने कुछ 4-5 लाइनों का नहीं लिखना। ठीक है, टाइटल आप में भी आप जो है ना उसको कोशिश करें 10 to 15 वर्ड्स जो है ना उसमें टाइटल को ख़त्म करें, स्मार्ट टाइटल लिखें। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट में आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है एज ए रिव्यूअर। एज ए रिव्यूअर आपने ये देखना है कि जो मेजर पर्पस रिसर्च का लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, उसमें डिज़ाइन से रिलेटेड, सैम्पलिंग से रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड और डाटा कलेक्शन टूल से रिलेटेड, उनकी रिलायबिलिटी से रिलेटेड, उनकी आइटम्स कौन कौन से कंस्ट्रक्ट्स को मेजर कर रही हैं, वो डाटा एनालिसिस टेक्निक कौन सी लगाई, और डाटा एनालिसिस की कोई 1-2 फाइंडिंग्स, मेजर फाइंडिंग्स जो हैं जो आप समझते हैं कि वो मौजूद हैं कि नहीं है, और कोई एक जो मेजर रिकमेंडेशन है वो मौजूद है कि नहीं है। ठीक है, ये आपने देखना है। फिर कीवर्ड्स देखें कि नीचे कीवर्ड्स दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए। अच्छा, इसके बाद इंट्रोडक्शन है। आप जब आर्टिकल का रिव्यू करते हैं तो इंट्रोडक्शन में कोहेरेंस एंड कोहेजेंस देखें, आप उसका लॉजिकल फ्लो देखें, आप उसमें नीड ऑफ द स्टडी देखें, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी बयान किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। ठीक है, और प्रीवियस रिसर्च, बाज़ आर्टिकल ऐसे होते हैं जिन्होंने इंट्रोडक्शन को और लिटरेचर रिव्यू को मिक्स किया होता है, तो आपने देखना है कि कौन कौन से मॉडल्स और कौन कौन सी थेरीज़ के हवाले से भी कोई बात हुई है कि नहीं हुई, कोई प्रीवियस रिसर्च का हवाला दिया है कि नहीं दिया, रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई किए हैं कि नहीं किए। तो इंट्रोडक्शन भी कोई 10 सफ़ों का नहीं होता, मे बी 2.5 पेज, मे बी 1.5 पेज, 2 पेज, 2.5, इस 2.5 से ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क गिवन है कि नहीं है। ठीक है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च की चूँकि हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए थ्योरी एग्जिस्ट करनी होती है एक्चुअली, उसी थ्योरी को मॉडिफाई करते हैं या टेस्ट करते हैं या वेरीफाई करते हैं। या फिर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होना चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप की स्टडीज़ कर रहे हैं और फैक्ट की स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हो कि ऑलरेडी वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ये आप लाजमी आप बनाएंगे अगर आप रिलेशनशिप की स्टडीज़ कर रहे हैं। अच्छा, फिर आपने देखना है कि अलाइनमेंट, ऑब्जेक्टिव्स की जो अलाइनमेंट है वो रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस और एनालिसिस के साथ लिंक करती है कि नहीं करती। अच्छा, एक तो अलाइनमेंट आप चेक करेंगे। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ऑब्जेक्टिव कुछ होता है और हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चन कुछ और होते हैं।
दूसरा ये कि ऑब्जेक्टिव की जो वर्डिंग है, जो वर्ब्स यूज़ किए गए हैं वो अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं है। अगर क्वालिटेटिव स्टडी है तो उसमें तो हम एक्सप्लोर का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन अगर एक्सप्लोर समथिंग तो क्या ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में अगर यूज़ हुआ तो ये इनअप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, आपने एक्शन वर्ब जो यूज़ किए हुए हैं वर्ब्स के अंदर उनको आपने ज़रूर जो है ना वो देखना है और उनकी अलाइनमेंट चेक करनी है कि हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चंस के साथ वो अलाइन हैं कि नहीं है। ठीक है, और कोशिश करें कि जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके वो भी नैरो डाउन और वो टॉपिक के साथ अलाइंड हों। ठीक है, और एक चीज़ रिव्यू में ये भी देखें कि जो आपके ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं वहाँ पे आर्टिकल के अंदर, क्या वो थ्योरी बेस्ड हैं कि नहीं है, क्या वो लिटरेचर बेस्ड हैं कि नहीं है, क्या वो इमर्ज हुए हैं कि नहीं हुए लिटरेचर से। ठीक है, या अपने पास से किसी ने बैठ के अपने ख्याल लिख दिए। अच्छा, फिर उसके बाद इसकी लैंग्वेज पे भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव लिखते कैसे हैं, हाइपोथेसिस कैसे लिखते हैं, नल हाइपोथेसिस कैसे स्टेट करते हैं, डायरेक्शनल कैसे स्टेट करते हैं, इनको भी ज़रा इनकी वर्डिंग देखिएगा, लैंग्वेज में प्रॉब्लम रहता है। अच्छा, फिर इसके बाद रिसर्च डिज़ाइन की बात हम करते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन बड़ा क्लियरली स्टेट करना है। देखें, आप अप्रोच की बात करते हैं कि मेरी अप्रोच क्वांटिटेटिव थी, क्वालिटेटिव थी, मिक्स मेथड थी। आप डिज़ाइन भी बताएं कि रिसर्च डिज़ाइन कौन सा था, एक्सपेरिमेंटल था, जो है ना वो कोरिलेशनल था, कॉजल कंपैरेटिव था, कौन सा डिज़ाइन था, और एक्सपेरिमेंटल में भी कौन सा, ट्रू एक्सपेरिमेंटल था, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन था। बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली लिखा होना चाहिए आर्टिकल के अंदर, और उसकी सपोर्ट भी लिखी होनी चाहिए साइटेशंस में कि ये डिज़ाइन क्यों लिया गया इस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि पॉपुलेशन और सैंपल। पॉपुलेशन अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च है और उसने रैंडमाइजेशन क्लेम की हुई है, किसी बंदे ने रैंडम सैम्पलिंग, तो फिर आपको ये देखना होगा कि क्या पॉपुलेशन की पूरी तादाद दी हुई है, क्या पॉपुलेशन फ्रेमवर्क बनाया गया। ठीक है, और जो सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की गई उसके ऊपर ज़रूर देखें कि प्रोसेस उसने वही अडॉप्ट किया है जो है ना सैम्पलिंग टेक्निक वो क्लेम कर रहा है। और सैम्पल साइज़ के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं कि सैम्पल साइज़ अप्रोप्रिएट था कि नहीं था। रिसर्च डिज़ाइन के साथ भी सैम्पल साइज़ को देखें, और सैम्पल साइज़ कैसे डिटरमिन किया गया कि ये इतना ही सैम्पल साइज़ लेना है, वो आपने उसकी अप्रोप्रिएटनेस चेक करनी है। फिर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो डिटेल दी गई है, वो जो इंस्ट्रूमेंट्स खुद डेवलप हुए हैं तो कैसे डेवलप हुए हैं, प्रोसीजर पे बात होगी। मसलन आप कहते हैं मैंने अडेप्ट किया है इंस्ट्रूमेंट, किसी और मुल्क में बना था, तो वो अडेप्टेशन का क्या प्रोसेस जो है ना वो अडॉप्ट किया गया। अच्छा, स्टूडेंट कहते हैं जी हमने वैलिडेट करवाया एक्सपर्ट से और कंटेंट वैलिडिटी इंश्योर की। जब उनसे पूछते हैं कि उस कंटेंट वैलिडिटी में क्या था, तो वो कहते हैं उन्होंने लैंग्वेज ठीक करवा दी है, उन्होंने आसान लैंग्वेज करवा दी है। ऐसा नहीं है, कंटेंट वैलिडिटी को मेजर करने के फार्मूले हैं। ठीक है, आपने वो कैलकुलेट किए हैं कि नहीं किए, अदरवाइज तो वो सिर्फ फेस वैलिडिटी होगी। फेस यानी वैलिडिटी के ऊपर आपके क्वेश्चन होंगे कि वैलिडिटी कौन सी इंश्योर किया और उसके लिए प्रोसेस क्या अडॉप्ट किया, वो सही था कि नहीं था। अगर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कोई क्लेम करा तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कैसे उसने की, वो लिखा है कि नहीं लिखा। फिर इसी तरह रिलायबिलिटी है, तो बाज़ स्टूडेंट ऐसे करते हैं अचीवमेंट टेस्ट की भी रिलायबिलिटी निकाल देते हैं। हालांकि अचीवमेंट टेस्ट के लिए रिलायबिलिटी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अल्फ़ा क्रोनबेक अल्फ़ा मालूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम टेस्ट रीटेस्ट ज़रूर मालूम कर लेते हैं अगर हमने स्टेबिलिटी चेक करनी हो, लेकिन जनरली स्पीकिंग उसके लिए हम क्लासिकल टेस्ट थ्योरी, आइटम डिफ़िकल्टी, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह निकालते हैं, डिस्ट्रैक्टर पावर्स कैलकुलेट करते हैं, IRT आइटम रिस्पांस थ्योरी को अप्लाई करते हैं। कोशिश करें कि अप्रोप्रिएट लिखें। अगर आपका टूल जो है वो जो है चेक करें कि क्या है उसमें, क्या वो रेटिंग स्केल था, रेटिंग स्केल के लिए KR20 की बजाय क्रोनबेक अल्फ़ा ज़्यादा अच्छा जो है ना वो कंस्ट्रक्ट को जो है और सब कंस्ट्रक्ट्स को इंटरनल कंसिस्टेंसी मेजर करता है। तो ये आपने देखना है कि उसने जो टूल लिया है वो कौन सा स्केल है और उसके लिए रिलायबिलिटी का कौन सा टेस्ट अप्रोप्रिएट था, क्या वो सही लगाया गया कि नहीं लगाया गया। इस पे ज़रूर आपने डिस्कशन करनी है, उसको रिव्यू में डालना। फिर डाटा कलेक्शन प्रोसीजर्स आपने ज़रूर देखने हैं कि वो कौन से ऑप्ट किए गए, और डाटा एनालिसिस टेक्निक्स बतानी है कि और बताना है, लिखा होगा वहाँ पे कि क्यों ये टेस्ट जो है ना वो अप्लाई किया गया और किन किन सर्कमस्टांसिस में ये अप्लाई होता है, ये भी आपने इसका भी, और ये अप्रोप्रिएट था कि नहीं था। इनको ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करें कि हाइपोथेसिस क्या था और उसके लिए ये टेस्ट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ये अप्रोप्रिएट एनालिसिस है कि नहीं है। क्या नॉर्मेलिटी टेस्ट, अगर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगी हुई है और पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स लगी है तो क्या डाटा नॉर्मल था भी सही, उसने चेक किया कि नहीं किया नॉर्मेलिटी।
अच्छा, फिर इसके बाद रिसर्च एथिक्स, ये बहुत बड़ा एक सवाल है आजकल के दौर में, जहाँ पे हम देखते हैं कि रिसर्चर जो हैं वो किसी भी लेवल पे हो, एमफिल स्टूडेंट्स हों, पीएचडी स्टूडेंट्स हों, मास्टर लेवल के, रिसर्च एथिक्स को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो काइंडली आपने बड़ा रिव्यू करना है कि उसने रिसर्च एथिक्स कौन कौन से फॉलो किए हैं और उनको जो है ना वो जो प्रोसेस लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक है, ये ज़रूर उसके अंदर आर्टिकल के अंदर होना चाहिए कि कौन कौन से रिसर्च एथिक्स फॉलो किए गए हैं और किस तरह से फॉलो किए गए हैं। ठीक है, फिर रेफरेंसेस और साइटेशंस पे बात आती है कि जो रेफरेंसेस हैं वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट है कि नहीं है। हर जो जर्नल का अलग अपना फॉर्मेट होता है। पाकिस्तान में जनरली अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है APA 7th मैनुअल जो है वो आजकल लेटेस्ट है, उसके मुताबिक रेफरेंसेस, बुक का रेफरेंस, पब्लिश्ड बुक का, आर्टिकल का, थीसिस का किस तरह दिया हुआ है, और साइटेशंस जो इन टेक्स्ट दी हुई हैं वो कैसे दी हुई हैं। ठीक है, इनको आपने रिव्यू करना है कि क्या ये स्पेसिफाइड फॉर्मेट के मुताबिक हैं कि नहीं है। ठीक है, और फिर लेंथ है पेपर की, यूजुअली लेंथ 10 to 15 पेजेस होती है, तो ज़्यादा लंबी लेंथ का कोई 30 सफ़ों का पेपर तो नहीं है, तो आप उसको उसके ऊपर कमेंट करेंगे कि इसकी लेंथ को रिड्यूस किया जाए। आल्दो जो लेंथ है वो ज़ाहिर है स्पेसिफिक है आपकी प्रॉब्लम के साथ, वो वेरी कर सकती है, 10 से ऊपर 15 से ऊपर भी जा सकती है, लेकिन अप्रोप्रिएट लेंथ का एक रिसर्च आर्टिकल होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने जो है वो देखने हैं। जो अच्छा, रिव्यू में एक चीज़ अहम ये भी है कि जो टेबल्स हैं ना, जो इनकी इंटरप्रिटेशन है डाटा एनालिसिस के अंदर, डाटा एनालिसिस में जो आप इंटरप्रेट करते हैं तो आपने ये देखना है कि वो वैल्यूज़ क्या कर रही हैं, और स्पेशली रिस्पांस रेट के ऊपर ज़रूर देखिएगा। अक्सर स्टूडेंट रैंडम सैम्पलिंग के साथ भी 100% रिस्पांस रेट रखते हैं, तो आपका कमेंट ये होना चाहिए कि हाउ डिड यू इंश्योर दिस, कैसे आपने 100% रिस्पांस रेट को इंश्योर किया, ये उस आर्टिकल के अंदर लिखा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप रैंडम सैम्पलिंग के साथ प्रैक्टिकली 100% रिस्पांस रेट ले लें। तो अक्सर स्टूडेंट रिस्पांस रेट कितना जी 100% है, 400 का सैम्पल था, 400 ने रिस्पॉन्स दे, सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी जी, रैंडम सैम्पलिंग की है, तो ये प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं होता। तो आपने इस पर ज़रूर क्रिटिक करनी है कि रिस्पांस रेट क्या आया है। ठीक है, रिस्पांस रेट क्या आया है और उसके मुताबिक फिर एनालिसिस भी देखना है। अक्सर एनालिसिस में ये होता है कि जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है उसको स्टूडेंट अंडरस्टैंड नहीं करता और इंटरप्रिटेशन में गलती कर देता है। तो ये बड़ा केयरफुली देखिएगा कि जो उसने रिज़ल्ट लिखे हैं वो टेबल की वैल्यूज़ के मुताबिक लिखे हुए कि नहीं लिखे हुए, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो गलती कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद एक जो और प्रॉब्लम रह जाती है डाटा एनालिसिस में कि डाटा एनालिसिस जो है ना वो आप उसको सिंथेसाइज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। ठीक है, ये तो नहीं कि टेबल्स पे टेबल बने हुए हैं तो वो उनको इकट्ठा कर सकता है। तो आप रिव्यू में ये कह सकते हैं कि इन जो 4 मुख्तलिफ टेबल्स हैं ये एक ही टेबल के अंदर अगर एडजस्ट हो सकते हैं तो एक ही टेबल के अंदर करें। 10 मुख्तलिफ जो बने हुए चार्ट्स वो एक ही चार्ट के अंदर बन सकते हैं तो वो उसको एक चार्ट के अंदर बना दें। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आपने आर्टिकल के रिव्यू में जो है मद्देनज़र रखनी है। आई थिंक कि आपको ये आर्टिकल रिव्यू के बारे में पता चल गया होगा। अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में प्लेस करें। अल्लाह हाफिज़।